कि अपनी यूट्यूब चैनल राग स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र जुलाई माह के कक्षा 12वीं हिंदी के सभी प्रश्नों का उत्तर देख रहे थे योगे, तो ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कहा काव्य खंड के और आपके पद्य साहित्य इतिहास के साथ ही दोस्तों आपके व्याकरण के क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूँ पार्ट 1 और 2 में। तो अभी तक नहीं देखा इन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है गद्य खंड और आपका क्या है आपके गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे आपके इस मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र के। ओके दोस्तों, तो आरोह भाग गद्य खंड में देख लेते हैं। तो सही विकल्प आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो भक्तिन जो हमारा पाठ है वो क्या है रेखा चित्र में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है जिथौट शब्द का अर्थ है, तो जिथौट शब्द का होता है जेठ का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन गले में पहनती थी। तो भक्तिन गले में क्या है कंठी माला पहनती थी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष में हुआ। तो आपको 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामा काव्य संग्रह है, तो ये है महादेवी वर्मा का। ओके, नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, तो जैनेन्द्र कुमार है। परख उपन्यास के लेखक है, तो परख उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ की विधा है, तो जो बाजार दर्शन है वो आपके निबंध के रूप में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है पर्चिंग पावर का अर्थ है, तो पर्चिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। नेक्स्ट है बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है क्या है बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षण वस्तुओं पर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो बाजारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। भक्तिन का कद था, तो भक्तिन का कद छोटा था। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है महादेवी वर्मा जी है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में क्या है दुख अधिक है। ओके, नेक्स्ट है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक क्या हो गई खरी हो गई। ओके, खरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे भ्रमण की एकांत साथनी कौन थी। तो कौन रही अब इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन ही रही। ओके, भक्तिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। ओके, नेक्स्ट है त्याग पत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में एक क्या है जादू है। ओके, अब आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है रोटियां अच्छी सेकने पर प्रयास में बहुत अधिक क्या हो गई। ओके, तो खरी हो गई। तो इसमें आंसर ही लिखा हुआ है। बाकी इसका अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में क्या हो गई, तो अधिक क्या हो गई, तो खरी हो गई। ओके, नेक्स्ट है गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राव कहते हैं। ओके, राव। नेक्स्ट है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो लक्ष्मी था। नेक्स्ट है लेखिका महादेवी वर्मा की भ्रमण की साथनी कौन रही है। तो भक्तिन रही है। ओके, तो भक्तिन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की एक गद्य रचना का नाम लिखिए, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भक्तिन और लेखिका महादेवी वर्मा के बीच कैसा संबंध था। तो सेवक और स्वामी का संबंध था। ओके, सेवक और स्वामी का जो भी आपके क्या है रेगिस्तान में आए हैं सभी वही रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जेठ का पुत्र का क्या अर्थ होता है। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है जिठौत कहलाता है। ओके, जिठौत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाजार दर्शन किस विधान पर लिखा गया है। तो निबंध में लिखा गया है। ओके, अभी तक जो अभी आपके एक वाक्य और रेगिस्तान आए हैं वही रिपीट हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा निबंध में। ओके, नेक्स्ट है खेल कहानी के लेखक कौन है। तो खेल कहानी के लेखक कौन है आपके जैनेन्द्र कुमार। ओके, जैनेन्द्र कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1905 में। ओके, नेक्स्ट है चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो भगत जी करते थे। ओके, भगत जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्चिंग पावर से क्या से है। तो क्या है खरीदने की शक्ति, इसका राइट आंसर हो खरीदने की शक्ति। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सत्ता सत्य। ओके, तो पहला है भक्तिन देहाती थी, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है भक्तिन का कद लंबा था, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि भक्तिन का कद क्या है छोटा था। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री, सत्य हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी सत्य हो जाएगा। भक्तिन महादेवी का एक संरचनात्मक रेखा चित्र है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है, तो यह सत्य हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार उपन्यासकार है, ये भी सत्य हो जाएगा। खरीदने की शक्ति को लेखक ने पर्चिंग पावर कहा, ये भी बिल्कुल सत्य है। त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यह भी सत्य हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 में हुआ था, ये भी सत्य हो जाएगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है अपना अपना भाग्य कहानी के रचयिता प्रेमचंद्र है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं 77। अब दोस्तों हमारे आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, अब लघुत्तरीय प्रश्न पहले हमें क्या है, गद्य साहित्य के इतिहास वाले प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के गद्य खंड वाले चैप्टर के हमें मिलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं गद्य साहित्य के इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो कहानी उपन्यास में 2 अंतर आपसे पूछा जा रहा है, रेखा चित्र और संस्मरण में आपसे 2 अंतर पूछे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। मतलब गद्य साहित्य के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी एक साथ रख दिए गए होंगे। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, शुक्ल युग गद्य की विशेषताएं लिखिए। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। द्विवेदी युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं, गद्य की विधाओं की प्रमुख और गौण विधाएं आपको पूछी जा रही हैं, निबंध क्या है और 2 निबंधकार उनके आपके 2 निबंधों के नाम लिखने हैं। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि संस्मरण में क्या होता है, लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण आपका संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन आपका रेखा चित्र कहलाता है। ओके, संस्मरण होता है वो वास्तविक होता है, रेखा चित्र क्या है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। तो इस प्रकार से आपको आपके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, वैसे आपके 2 पूछे जाते हैं, 3 मैंने दिए हैं, तीनों आपको तैयार कर लेना है। संस्मरण की जो शैली होती है वो वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कहानी उपन्यास में अंतर। तो कहानी उपन्यास में अंतर देख सकते हैं, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। ओके, क्योंकि कहानी छोटी है तो सीधी बात है एक ही घटना होगी, कहानी उपन्यास बहुत बड़ा है तो उसमें अनेक घटनाएं होगी। ओके, कहानी में क्या है, पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि कहानी छोटी है, एक घटना का वर्णन है तो पात्रों की संख्या भी क्या है, कम होगी, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या क्या है, अधिक होती है। ओके, और जो परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद द्वारा क्या है लिखित उपन्यास के एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। ओके, नाटक में क्या है पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है अपेक्षाकृत किसी नाटक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। तो नाटक में दृश्य काव्य बृहद रूप से होता है, एकांकी में क्या है दृश्य काव्य लघु रूप होता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद आत्मकथा और जीवनी में अंतर आपका पूछा जा रहा है। तो आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है कि जीवनी में क्या है किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा होती है वो क्या स्वयं पर लिखी जाती है। आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा, ओके, अपनी कथा। नेक्स्ट है जीवनी है, जीवनी में क्या है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा क्या है काल्पनिक भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है जीवनी होती है वो हमेशा क्या है प्रेरणादायक होती है, जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अब एग्जाम्पल भी आपको बता देना है, ओके, उदाहरण देना है कि कलम का सिपाही अमृत राय की क्या है जीवनी है, जबकि मेरे जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की क्या है आत्मकथा है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की जो प्रमुख विधाएं होती हैं वो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध होती है, जबकि गद्य की जो गौण विधाएं होती हैं वो जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और रिपोर्टाज होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाता है आपको क्या है निबंध की परिभाषा। ओके, तो निबंध की परिभाषा आए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है निबंध की परिभाषा, वो बाबी गुलाब राय के अनुसार है, तो वो आपको अच्छे से तैयार करके रखनी है। ओके, तो निबंध की परिभाषा पूछा जाए क्वेश्चन या बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा पूछा जाए, यही आपको बता देना है। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय को का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। पढ़िएगा एक बार, समझिएगा तो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा एक शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा रही हैं। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है इस युग में निबंध विचार प्रधान और सुव्यवस्थित हुए। दूसरा है समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टता तथा संतुलन की प्रधानता हुई। तीसरा है साहित्य का लक्ष्य लोकमंगल माना गया है। तो ये थी आपके शुक्ल युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग की गद्य की विशेषता पूछी जा रही है। तो द्विवेदी युग की गद्य की विशेषता क्या हो जाएंगे कि इस युग के गद्य के विषय साहित्य संबंधी अधिक हैं। दूसरा है इस युग के गद्य की भाषा क्या है परिष्कार प्रधान है। तीसरा है इस युग के गद्य की शैली आलोचनात्मक है। इस प्रकार से आपको क्या है 2 आपको तैयार कर लेने हैं, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है गद्य को क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये इसका आंसर इस प्रकार से, ओके, यहाँ से यहाँ तक, ओके, समझिएगा और थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा। ओके, इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, शॉर्ट करके आपको लिख लेना है। ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं पाठ पर आधारित क्वेश्चन। गद्य खंड में पाठ पर आधारित क्वेश्चन दिए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है, सभी को हम देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही। तो इसका आंसर दोस्तों आपको किस प्रकार से लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार रखिएगा। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन की देवी।
लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेते ही उसका नाम क्या है, लक्ष्मी रख दिया गया। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट एक और आपको क्वेश्चन आएगा कि लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर क्या है, कड़ी धूप में खड़ा रखा। ओके, फिर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो अच्छे से तैयार रखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, तो 2022 में। ओके, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो भक्तिन स्वयं को ना बदल कर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे में खाना और बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए, ज्वार के भुने गए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा क्या है, देहाती हो गई। ये अपना हो जाता कंप्लीट। और भी जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। ओके, तो हम एक में कुछ क्वेश्चन आपको बता दी भक्तिन वास्तविक नाम वाला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरी की खोज में आई भक्तिन ने अपने वास्तविक नाम लक्ष्मी का प्रयोग न करने की बात लेखिका महादेवी वर्मा से क्यों कही। तो जो आंसर इसका है वही इसमें आप लिख सकते हैं। ओके, इसमें भी देखें तो वही लिखा हुआ, देहाती महादेवी वर्मा की नौकरानी भक्तिन थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था, परंतु वह गरीब थी। लक्ष्मी का नाम उसके जीवन में मजाक उड़ा था, इसलिए उसने अपना नाम लक्ष्मी का प्रयोग न करने की प्रार्थना की। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ कि लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। लेखिका के महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपको आंसर लिखना है। लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपने सेवक का कार्य करना है। वह लेखिका का क्या है, पूर्ण ध्यान रखती थी। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका महादेवी वर्मा की मनोदशा समझने में भक्तिन किस प्रकार प्रवीण थी। चलिए इसे देख लेते हैं। तो आंसर हमारा ये दिया हुआ कि लेखिका की मनोदशा समझने में लेखिका प्रवीण थी। वह प्रत्येक परिस्थिति में लेखिका के साथ रहना चाहती थी। जब लेखिका को जेल जाने पर वह उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि वह अपने कारण लेखिका को लज्जित नहीं करवाना चाहती थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था, यह कहना कठिन है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो भक्तिन और लेखिका के संबंधों को सेवक का स्वामी का संबंध कहना कठिन है, इसलिए कहा क्योंकि कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर क्या है, सेवक को अपनी सेवा से हटा सके, और कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने पर का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बता दिया, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई, ये भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर आपका ये दिया हुआ है कि जब भक्तिन लेखिका के घर का काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी। लेकिन ज्यों-ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया, त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलने लगा। इसी कारण लेखिका को लगा कि अब भक्तिन की कहानी क्या है, अधूरी है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है, माया कौन जोड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो स्त्रियां माया जोड़ने में विश्वास रखती हैं। यहाँ माया शब्द से धन संपत्ति और वस्तुओं के आग्रह की ओर संकेत है। वैसे माया जोड़ना सभी प्राणियों की प्रकृति प्रदत्त गुण है, पर स्त्रियों परिस्थिति बस में माया जोड़ती हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पर्चिंग पावर से क्या आशय है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं। पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। तो पर्चिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक संबलता से है। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी लोग इसका सदुपयोग करने की अपेक्षा दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वे आपसी होड़ और बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंस जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की अपेक्षा अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। तो ये होता है आपका पर्चिंग पावर से लेखक का आशय। नेक्स्ट हमारा इसी आगे क्वेश्चन आएगा कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति की क्या फिजूल खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे क्या है, जरूरत नहीं होती है।
वास्तव में जादू का प्रभाव गलत है या सही की पहचान करना खत्म कर देता है। मतलब कोई ये सामान है जो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अगर बाजार का जादू चढ़ जाता है तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलता है। ओके, और हम क्या है उस बाजार के जादू के चक्कर में उस सामान को खरीद लेते हैं। ओके, लेकिन वह जादू उतरता है तो उसे हमें पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उसे क्या है मूर्ख बनाया है। जादू के उतरने के पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका क्या है पालन पोषण हो सके। नेक्स्ट दोस्तों में क्वेश्चन मिलेगा, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपक से क्या तात्पर्य है? तो बाजार रूपक से तात्पर्य बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल जरूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें क्या है लाभ होगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। तो देखिए बाजार का जादू, अब नेक्स्ट देखना है कि बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। ओके, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपका ये दिया हुआ है तो आप इसे क्या है नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट, तो इसे आप क्या है कंप्लीट यहाँ से आप क्या है नोट कर लीजिए। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, जो मैंने आपको उसमें बताया लगभग वही आपके आंसर दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा कि लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे? तो लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी चूरन बेचने का काम करते थे। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैं बता चुका हूँ, बाजार का एक जादू है। लेखक जैनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, फिर बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बाजार रूपकता से क्या तात्पर्य, यही मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, कि यह बात बिल्कुल सही कि बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है कि कौन क्या खरीद सकता है। ओके, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं खरीदने वाला मर्द है या औरत है, वह हिंदू है, मुसलमान है, जाति क्या है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है और वह किस क्षेत्र से है। ओके, उसे तो केवल क्या है आपकी पर्चिंग पावर से मतलब होता है। ओके, बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है। यहाँ हर व्यक्ति क्या है ग्राहक होता है, इस लिहाज से एक प्रकार का सामाजिक समानता की रचना कर रहा है। तो इस प्रकार से दिया है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति बस है, पठित पाठ के आधार पर आपको सिद्ध करना है। तो इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये थोड़े समझ के आधार पर है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नकली सामान की जागरूकता के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए हम क्या है उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर साकार कर सकते हैं। अतः हम इस विषय पर क्या है स्वयं जागरूक रहें और स्वयं को और दूसरों को भी क्या है जागरूक करें। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट सभी क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेतन और व्यक्ति माध्यम भी रह जाते क्वेश्चन, तो उनको भी आप क्या है कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो कवर करा दूंगा। ओके, बाकी अन्य किस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।